जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज का हिस्ट्री का फर्स्ट क्लास में। आज हम क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है ईंटें, अस्थियां और मन के हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि हड़प्पा सभ्यता क्या था। हड़प्पा सभ्यता में जो स्थल है वो कहाँ कहाँ है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हर जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। पिछले वीडियो में हमने बताया हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया, उसका प्रारंभिक खोज किसने किया और उसका सर्वेक्षण किसने किया, ये सब हमने अगले वीडियो में बताया है। प्लीज़ आप अगले वीडियो को जाकर देखें, तब इस वीडियो को समझने में कुछ हेल्प होगा। थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं। अगले वीडियो में हमने बताया था हड़प्पा सभ्यता का जो पहला सर्वेक्षण किए थे, जो सबसे पहले सर्वेक्षण किए थे वो कनिंघम ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने उसका सर्वेक्षण किए और मेसन जो थे उनका जानकारी देता है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मेसन देते हैं, उसके बाद वो जो अलेक्जेंडर कनिंघम होते हैं वो जाकर उसका सर्वेक्षण करके आते हैं हड़प्पा सभ्यता का। उसके बाद जो नए बनते हैं पुरातात्विक विभाग के जो डायरेक्टर नए बनते हैं जिनका नाम होता है मार्शल, वो क्या करते हैं, जाकर के सिंधु घाटी सभ्यता को खुदाने का आदेश देते हैं कि इसको खुदाई करो, यहाँ पे कोई प्राचीन शहर या प्राचीन चीज मिलेगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का खोदता कौन है, मतलब खुदाई कौन करता है, तो दयाराम साहनी। अब हम टॉपिक पे आते हैं। इतना मैंने पिछले वीडियो में बताया है। आज हम पूरा ये आपका हड़प्पा सभ्यता में क्या चीज मिला है, क्या क्या अवशेष मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता की जो नगरीयकरण था वो कैसा था। हम इस सभ्यता में आपको देखने को मिलेगा कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी, शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता क्या था, शहरी सभ्यता था। वहाँ पे सड़कें, नालियाँ आपको इस तरह से बनाई हुई दिखती है जिस तरह से आज की आधुनिक शहर है। वही स्ट्रेटजी से आपका 2600 ईसा पूर्व पहले जब हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ, उस समय जब हमारा हड़प्पा सभ्यता था उस समय भी शहरीकरण की व्यवस्था थी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज हम लोग गांव में रहते हैं तो गांव का भी उतना अच्छा क्या रोड नहीं है, नाली नहीं है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का जो रोड था पर्पस चौड़ा था, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, सड़कें साफ सुथरा चौड़ा, एकदम नालियाँ ढकी हुई, ये सब हड़प्पा सभ्यता में हमें देखने को मिला है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास जो हमारा है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता आता है आपका आदि इतिहास में। आदि इतिहास उस कालखंड को कहते हैं जिसमें मनुष्य लिखना तो जाना लेकिन पढ़ना नहीं जाना। मनुष्य लिख दिया, ऐसा लिखा कि कोई पढ़ ही नहीं पाया, ये आदि इतिहास में हुआ। मनुष्य लिख दिया लेकिन पढ़ नहीं पाया। सिंधु घाटी सभ्यता इसे भी कहा जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का दो नाम है, वो सिंधु घाटी सभ्यता, वो हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने भी हड़प्पा का जितना भी शहर था ने वो सिंधु नदी के इर्द गिर्द बसा हुआ था। और जो भी नगर बसा हुआ था उस जिस नगर पे बसा हुआ था वहाँ जो नदी थी वो जाकर सिंधु नदी में गिरती थी। यानी कि जितना भी नगर मिला है वो किस नदी के आसपास मिला है, तो सिंधु नदी के किनारे। और वहाँ जो भी नदियाँ मिली है वो जाकर सिंधु नदी में गिरती थी, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता कहा गया। सिंधु नदियों के इर्द गिर्द रहने के कारण हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। इतना समझ में आया, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो ये हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे, क्वेश्चन आता है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा सभ्यता आपका रावी नदी का किनारा है। रावी नदी के किनारे क्या है, हड़प्पा सभ्यता है। बहुत लोग ये मार देते हैं कि सिंधु नदी के किनारे है, क्योंकि हम सिंधु सभ्यता कहा जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि सिंधु नदी ही होगा, लेकिन नहीं, अगर आप सिंधु नदी मारिएगा तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे। याद रखिएगा। इसका खोज कौन किया, या हम कह सकते हैं इसको खोदा कौन, इसका खुदाई कौन किया, तो दयाराम साहनी करते हैं। दयाराम साहनी जी खोदते हैं
क्या करते हैं, उसको खोदते हैं तो पहले दीवार मिलता है, फिर खोदते हैं तो वो रूम मिलता है। तो वो फिर बोला रे धीरे धीरे खोदो, कुछ नुकसान ना हो जाए, ऐसे खोदो कि जो भी अंदर अवशेष दबा हुआ है उसका नुकसान ना हो, इसीलिए धीरे धीरे खोदो। फिर दयाराम धीरे धीरे खोजता है तो पूरा रूम, पूरा कमरा दिखता है। कहता अरे महाराज जी तो पूरा कमरा निकल गया। कहता आप खोदो और खोदता है तो पूरा शहर मिलता है। यहाँ पे रोडो है, आपका सब कुछ दिख रहा है, रोड दिख रहा है, नदी दिख रहा है, एकदम रोड साफ सुथरा लगता है। ऐसे रोड को बनाया गया है जैसे कि लगता है हवे आएगा तो रोड साफ कर देगा, इतना व्यवस्थित ढंग का एक सभ्यता मिला। तो ये दयाराम साहनी उसको खोदते हैं। उसके बाद देखो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो कैसा है, त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर है और ये इसका जो आकार है वो कैसा है, त्रिभुजाकार है। इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। आप लोग पिज्जा देखे हैं, पिज्जा कैसे रहता है, उसी आकार का सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था, त्रिभुजाकार। कैसा आकार, त्रिभुजाकार। और कितने 13 लाख वर्ग किलोमीटर में हमारा सिंधु सभ्यता, हमारा हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर, एकदम याद रखिएगा। इसीलिए हम 2 से 3 बार वर्ड को रिपीट करते हैं, इसके मतलब वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसको आप ध्यान में रखिएगा। और मेरे साथ बोलिए कि सिंधु घाटी का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसका जो आकार है वो कैसा है, त्रिभुजाकार है। आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। देखिए अब हम देखते हैं नगर योजना। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर योजना, सिंधु घाटी सभ्यता को बनाया कैसे गया। जो शहर था, सिंधु घाटी शहर कैसा था, तो शहरी था ना कि ग्रामीण था। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो शहरी सभ्यता थी और विकसित सभ्यता थी। शहरी के साथ साथ विकसित सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी शहर थी, तो शहरी सभ्यता थी। नगरीयकरण हुआ था। अब देखिए ग्रिड पद्धति के आधार पर सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी। ग्रिड पद्धति के दौरान सिंधु घाटी की जो सड़कें थी उसको बनाया गया था, तो एक सड़क एक दूसरे को समकोण काटती थी। समकोण इस तरह से काटती थी क्योंकि जब अगर हवा आए, कहीं से अगर हवा आता था तो रोड को साफ कर देता था, हवा से भी रोड साफ सुथरा हो जाती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार तो त्रिभुजाकार था और उनके जो सड़क था एक दूसरे को समकोण काटती थी, मतलब 90 डिग्री पूरा काटता था। किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सड़क था कैसा काटता था, तो समकोण पे काटती थी। यहाँ हमें पक्की हुई ईंट मिली है। पक्की हुई ईंट हम लोग आज घर बनाते हैं ना, ईंटा से, पका हुआ ईंटा से, उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में पका हुआ ईंट मिला है, जिससे ये जो सिंधु घाटी के लोग थे वो उससे अपना मकान बनाते हैं। तो वहाँ क्या पका हुआ ईंटा मिला है, वहाँ पक्के मकान मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। उसके बाद देखिए मकान और जो जल निकासी की व्यवस्था थी वो उन्नत थी। 1 नंबर जल निकासी व्यवस्था वो लोग किया था उस समय। 2600 ईसा पूर्व पहले की बात है। उस समय 1 नंबर जल निकासी था, जो आज भी नहीं है। आज भी आप गांव में जाइएगा तो जैसे तैसे नाली खुलल है, कूड़ा ककड़ा इन्हें बिगल है, उन्हें बिगल है, कोई स्वच्छता का आज नहीं है व्यवस्था। लेकिन सोचिए ये आपका 2600 ईसा पूर्व इतना व्यवस्थित ढंग से बनाया था कि जो नाली थी ने, छोटा छोटा नाली एक बड़ा सा नाला में जाके गिरता था। छोटा छोटा नाली को क्या करता था, जोड़ दिया था और क्या किया था, एक बड़े से नाली में उसको गिरा दिया जाता था। और वो जो नाली है वो क्या हो जाता था, कुछ अलग गड्ढों में जाकर गिरता था। इस प्रकार से नाली का जाल बिछाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में। हर एक घर से छोटे छोटे नालियों को जोड़कर बड़े नाला में गिरा दिया जाता था। और इतना समझ में आ गया, उसका जो जल निकासी बहुत ही सुदृढ़ थी, बहुत ही उन्नत थी, ईंट पक्का मकान होता था। और देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर का जो गेट होता है वो पीछे खुलता था। सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी घर मिले हैं ने, जितना भी घर मिला उन लोग के गेट सड़क के ओर नहीं खुलता था, सड़क के घर के पीछे। जैसे हमारा घर है, हम लोग घर के आगे गेट खोलते हैं ने, लेकिन सिंधु घाटी के लोग घर के पीछे गेट खोलते थे।
मतलब सड़क की ओर गेट नहीं खोलते थे, सड़क की ओर उन लोग का दरवाज़ा नहीं रहता था, घर के पीछे उनका दरवाज़ा रहता था, सड़क की ओर उनकी दरवाज़ा नहीं खुलता था। तो क्यों नहीं खुलता था? क्योंकि सड़क पे जैसे शोर शराबा से बचने के लिए बैलगाड़ी जा रहा है, आदमी जा रहा है, इससे शोर होता है। देखते हैं न कि जिसका रोड पर घर रहता, एनी टाइम गाड़ी आ रहा था, वो गाड़ी आ रहा, शोर शराबा होता है, प्लस में धूल कण उड़ते हैं। तो यही सब सोचते हुए उन लोग क्या किया, अपना जो घर का जो दरवाजा था ने आगे की ओर ना खोल के अपने घर के पीछे की ओर खोलते थे। सिंधु घाटी में ऐसा होता था। जो नालियाँ था वो पूरा ढका हुआ था, कोई भी नालियाँ खुली नहीं। आज भी गांव में, बहुत सारा गांव में नालियाँ खुला रहता है, लेकिन उस समय जो नाली था एकदम ढका हुआ, सारा नाली को ढक कर छोटे छोटे नालियों को एक बड़ा नाला में जाके गिरा देता था। वहाँ एक तरह से स्वच्छता को बहुत ही ध्यान रखा गया था। फिर क्या होता है, जब अब चौराहे पे हो गया, घर के बाहर हो गया, डस्टबिन रखा जाता था कि कूड़ा कचरा जो भी रहे वहाँ पे डस्टबिन में डालो। उस समय व्यापार भी अच्छा खासा होता था, व्यापार होता था उस समय। किससे? पानी, नाव से व्यापार होता था। नाव भी इतना अच्छा बनाया जाता था कि आपका मिस्र, मेसोपोटामिया तक जाकर क्या होता था, ये आपका व्यापार होता था, फ्रांस तक व्यापार होता था। तो ये सब व्यापार भी होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगरीय योजना थी वो व्यापार पे भी टिका हुआ था और नगर परिषद इसे चलाता था। यहाँ राजा नहीं थे, राजा के शासन नहीं था, ये लोकतंत्र नहीं था। यहाँ पे सब लोग आपस में मिलजुल कर रहकर और एक इतना अच्छा नगरीय योजना का विकास करके रखे थे। सोचिए उन लोग में कितना आपसी तालमेल और शांति होगा कि बिना राजा का, बिना लोकतंत्र का, सिर्फ अपने व्यापार से और किससे अपना नगर परिषद से वो क्या करते थे, अपनी व्यवस्थाओं को एकजुट करके और अपने भाईत्व के आधार पर अपना जो नगरीय योजना को सुदृढ़ बनाए रखे थे। तो ये सब हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग को देखने को मिलता है और सीखने को भी मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में, कि हमें सीखना चाहिए कि देखिए वहाँ इतना प्राचीन होते हुए भी उन लोगों में इतना भाईचारा था कि वो लोग बिना किसी राजा, बिना कोई लोकतंत्र के इतना अच्छा शहरीकरण बनाकर रखा था। अब देखिए हम समझते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है ने, तो इसके पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या था, और उत्तर में क्या था, दक्षिण में क्या था, ये हम देखते हैं। इसका स्थिति देखते हैं कि पूरब में क्या था, पश्चिम में क्या था, उत्तर में क्या था और दक्षिण में क्या था। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता को ऐसे काटता। तो देखिए नॉर्थ में क्या था, चेनाब नदी, नॉर्थ में चेनाब नदी, मांडा, जो मांडा थी। उत्तर में मांडा था, उत्तर में क्या था, मांडा, उत्तर में मांडा किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। उत्तर में मांडा किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। अब देखिए ये हो गया। ये साउथ में क्या था, दैमाबाद, साउथ में दैमाबाद किस नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे। साउथ में किस नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे। साउथ में क्या था, दैमाबाद किस नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे। उत्तर में क्या हुआ, मांडा, उत्तर में मांडा। और ये दक्षिण में क्या हुआ, दैमाबाद, दैमाबाद किस नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद किस नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे। अब देखिए वेस्ट में क्या था, सुटका गेंडोर, वेस्ट में क्या था, सुटका गेंडोर। पश्चिम में वेस्ट में क्या था, सुटका गेंडोर, पश्चिम में सुटका गेंडोर था। पश्चिम में क्या था, पश्चिम में क्या है, पश्चिम में है सुटका गेंडोर। पश्चिम में क्या है, सुटका गेंडोर किस नदी के किनारे, दशक नदी के किनारे। पूरब में क्या है, हिंडल, पूरब में हिंडल, आलमगीरपुरी है हिंडम नदी के किनारे। आलमगीरपुरी किस नदी के किनारे है, हिंडल नदी के किनारे आलमगीरपुर बसा हुआ है। देखिए आपका ये जो दक्षिण है, दक्षिण में क्या है, दक्षिण में दैमाबाद किस नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, ये दिमाग से निकल जाता है, इसीलिए मेरे साथ बोलिए। हमको बहुत दिक्कत होता था, इसीलिए हम 4-5 बार आप लोगों को बता रहे हैं। इसको याद करें मेरा दिमाग खराब हो जाता था जब हम 12th में थे, तो इसीलिए आप लोगों को हम इतना बोल रहे हैं कि आप लोग मेरे साथ बोलिए, जिसके वजह से आपको याद हो जाएगा, क्लास में ही याद हो जाएगा, साथ में बोलिए।
आपका क्या है, उत्तर में मांडा किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। उत्तर में मांडा चिनाब नदी के किनारे। आपका देखिए दक्षिण में दैमावाद किस नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे। दक्षिण से दैमावाद किस नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे। आपका पूरब में क्या है, पूरब में अलमगीरपुर किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। पूर्व से अलमगीरपुर किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। आपका पश्चिम में क्या है, सुतका गंडोर किस नदी के किनारे, दशक नदी के किनारे। तो ये सब जो है ये हड़प्पा सभ्यता के चारों चहुद्दी है। हड़प्पा सभ्यता के चारों ओर ये शहर और इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के अवशेष, हड़प्पा सभ्यता का जो अवशेष है वो क्या मिला, हड़प्पा सभ्यता में हमको क्या मिला है वो हम देखते हैं। तो कुम्हार के चाक मिला, हड़प्पा सभ्यता में हमको क्या मिला, कुम्हार का चाक मिला। जो कुम्हार जिससे बर्तन बनाता है, देखते हैं अभी भी दिया हुआ कुम्हार बनाता होगा, तो कुम्हार का चाक मिला है। कुम्हार का चाक मिला। अन्नागार मिला है। अन्नागार मतलब क्या होता है, भंडार कक्ष, जहाँ अन्न को रखा जाता, अन्न को जहाँ स्टोर करके रखा जाता है उसको हम अन्नागार कहते हैं। तो वहाँ अन्नागार मिला। पहले की मिला, पहले कुम्हार का चाक मिला, फिर अन्नागार मिला। उसके बाद श्रमिक आवास हुआ। श्रमिक आवास, जो लोग मजदूर थे, मजदूरों के लिए वहाँ आवास बनाया जाता था। मजदूरों के लिए आवास, रहने के लिए कमरा, रहने के लिए घर। तो क्या मिला, श्रमिक आवास मिला। मातृ देवी की मूर्ति मिली है। हड़प्पा सभ्यता से मातृ देवी की मूर्ति मिली है। क्या मिली है, मातृ देवी की मूर्ति। यहाँ ताबूत मिला है। ताबूत देखे हैं, ताबूत ऐसा रहता है, ऐसा रहेगा ताबूत, लकड़ी का बना रहता है ऐसे ऐसे, जिसमें देते हैं जो भी हमारे जो जवान जो होते हैं वो शहीद हो जाते हैं तो उनको ताबूत में ही लाया जाता है। तो उसी प्रकार ताबूत मिला है। तो ये पता लगता है कि जब हड़प्पा सभ्यता में लोगों को ताबूत में दफनाया जाता था। और वहाँ से एक कब्रिस्तान मिला है जिसको आर्य कब्रिस्तान बोलते हैं। तो देखिए आर्य कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। किस में दफनाया जाता है, तो ताबूत में रखकर आर्य कब्रिस्तान में उसको दफना दिया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में ऐसे ही अंत्येष्टि संस्कार होता होगा। देखिए हाथी का कपाल, हाथी का जो मूड़ी होता है ना, हाथी का मूड़ी वो मिला। हाथी का कपाल मिला है। क्या मिला है, हाथी का कपाल मिला है। स्वस्तिक चिन्ह मिला है। स्वस्तिक चिन्ह कहने का अर्थ है कि वहाँ पे जरूर धार्मिक कार्यक्रम होता था। जब स्वस्तिक चिन्ह मिल रहा है तो धार्मिक कार्यक्रम होता है। जैसे कि हम लोग के जब पूजा होता है तो पंडित जी आते हैं और पहले स्वस्तिक बनाते हैं। तो धार्मिक कार्यक्रम जब होता है तो स्वस्तिक बनाया जाता है। तो वहाँ स्वस्तिक मिला है और हाथी का कपाल मिला है। क्या क्या मिला आप लोग को समझ में आया। एक बार फिर से देख लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के अवशेष क्या क्या है, क्योंकि पूछता है 11th 12th में आपको पूछेगा कि इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का अवशेष है। जैसे कि अन्नागार पूछ दिया तो ध्यान में रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता से अन्नागार मिला है, कुम्हार का चाक मिला है, उसके बाद श्रमिक आवास मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, आर्य कब्रिस्तान मिला है और क्या हाथी का कपाल मिला है। स्वस्तिक चिन्ह कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा सभ्यता से मिला है। देखिए यहाँ हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की मूर्ति मिलती है, बहुत मात्रा में देवियों की मूर्ति मिलती है, महिला की मूर्ति मिलता है। तो इससे यह पता चलता है हम लोग को कि उस समय लड़कियों को और महिला को देवी की तरह पूजा जाता था। वो जो हड़प्पा सभ्यता मातृ शतात्मक थी, ना कि पितृ शतात्मक। सिंधु सभ्यता क्या था, मातृ शतात्मक। मातृ शतात्मक कहने का अर्थ होता है कि मातृ शतात्मक कहने का अर्थ होता है कि वो क्या थे, वो अपने माता के नाम से जाने जाते थे, अपने माता के वंश से जाने जाते हैं। हम लोग क्या, हम लोग अपने पिता के वंश से जाने जाते हैं। हम लोग को क्या बोलता है कि उसकी बेटी है वो। हम लोग में ये नहीं बोलती है कि वो इसकी माँ क्या ये नाम है। हम लोग से डायरेक्ट क्या पूछता है, इसके पिताजी का क्या नाम है। तो हम लोग क्या है, पितृ शतात्मक है। हम लोग का वंश हम लोग के पिता कैसे चलता है। लेकिन यहाँ ऐसा अनुमान लगाया गया था कि वहाँ की सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता क्या थी, मातृ शतात्मक थी। यहाँ बहुत मात्रा में क्या मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, महिलाओं की मूर्ति मिली है। तो हमने देख लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये कैसा है, त्रिभुज आकार है। इसका जो रोड है वो एक दूसरे को समकोण काटती है। यहाँ पक्के ईंटों के मकान मिले हैं और जो जल निकासी की व्यवस्था थी वो उन्नत थी, एकदम 1 नंबर जल निकासी की व्यवस्था बनाया गया था।
फिर हमने देखा इसका स्थिति उत्तर में क्या है, तो मांडा किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे, दक्षिण में दैमाबाद किस नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे, पश्चिम में सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे, दशक नदी के किनारे, आलमगीरपुरी किस नदी के किनारे, तो हिंडन नदी के किनारे पूरब में। तो इस तरह से हमने सिंधु घाटी सभ्यता को समझा। अगले वीडियो में हम आपको मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, राखीगढ़ी ये सब के बारे में बताएंगे। ये सब भी हमारा हड़प्पा सभ्यता का कुछ विशेष शहर है, कुछ विशेष नगर है, जिसके बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार लोथल से क्या होता था, आपका व्यापार होता था, समुद्र मार्ग से व्यापार होता था। लोथल से हम लोग को क्या मिला है, तो मोहर मिला। ये सारी जो बातें हैं मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।